मोहब्बत से आज पंजाब के तमाम हलकों में स्क्रीन्स लगी हुई हैं और जगह जगह लोग इकट्ठे हैं। स्क्रीन्स पे खिताब सुनेंगे इमरान खान साहब का, और यहाँ जमान पार्क में भी अलग गैदरिंग है, लाहौर के बाकी पॉइंट्स पर अलग गैदरिंग्स हैं, और यहाँ से आपकी आवाज न सिर्फ उन तमाम जो गैदरिंग्स हैं वहां तक पहुंचेगी, बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में इस वक्त आप लाइव हैं। तो आए मिलके बुलाते हैं उस अजीम लीडर को जिन्होंने 1996 में तहरीके इंसाफ की बुनियाद डाली, और अल्लाह ने क्या ही कामयाबी दी। जीरो से स्टार्ट लिया और मेहनत करते रहे, कितनी ही रुकावटें, कितनी ही मुश्किलें अबूर की, और अल्लाह ताला ने आपको आपके ईमान की पुख्तगी और इस लगन, इस मेहनत, मुल्क से मोहब्बत, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत की जो आपके अंदर आपके अंदर अल्लाह ने इस कदर मोहब्बत दी है कि आप किसी भी मरहले पे आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक पूरी कौम की हिम्मत को बढ़ाया। और आज आप देख लीजिए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किसी लीडर का नाम पाकिस्तान में लिया जाता है तो वो है इमरान खान, जिन्होंने पूरी कौम को जगा दिया। सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये कौम जाग गई है, और ये जागती कौम अपने लीडर का इस्तकबाल करेगी। यहां से मैं बोलूंगा, आप वहां से रिपीट करेंगे, पर हम सुनेंगे इमरान खान साहब को। तो आइए मिलके बुलाते हैं इमरान खान साहब को। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पहले से ज्यादा खतरनाक है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 27वीं साल गला है, यानी 27 साल पहले हम थोड़े से लोगों ने यहां हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी को लॉन्च किया, और कोई भी ये नहीं समझता था कि ये कभी भी पार्टी कामयाब होगी। तो जो अभी आप सब बैठे हुए हैं और हमारा नौजवान, सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ में हमारे नौजवान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 27 साल पहले पार्टी शुरू की तो ज्यादातर कोई 14 साल तक हमारा मजाक उड़ता रहा था। पहली इलेक्शन हुई 97 में, नई नई पार्टी थी, एक सीट भी नहीं मिली। दूसरी इलेक्शन 2002 में हुई, एक सीट मिली, और ज्यादातर लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी, और बड़े लोग छोड़ गए। ये भी मैं आपको बता दूं, पहली इलेक्शन में लोग जमा हुए, इलेक्शन हारे, 90% लोग छोड़ गए। दूसरी इलेक्शन हुई, फिर हारे, 95% लोग छोड़ गए। तो थोड़े से लोग रह गए थे हमारे 2002 इलेक्शन के बाद। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल के बाद फिर पार्टी बनाने की कोशिश की, और फिर जब 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया तो लोगों ने फिर समझा कि अब यह पार्टी खत्म। हमने अपने उस वक्त आजाद अदलिया के लिए इलेक्शन को बॉयकॉट किया, और जब एक दफा इलेक्शन से बॉयकॉट करते तो लोग समझते पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2013 में पहली दफा पार्टी ने सीटें ली, पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने संभाली, और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हम जीते। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट में गुजारे, और पिछला 1 साल, अभी फैसल आप बात कर रहे थे कि हमारा सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजरा है। जो पार्टी पहला इलेक्शन हार जाए और एक सीट भी ना मिले तो उसका मुश्किल वक्त उधर से ही शुरू हो जाता था।
क्योंकि लोग आपके पास कौन आता है किसी पार्टी में जिसकी एक सीट भी नहीं है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन सिर्फ एक सीट मिली तो लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। आप और जो कई हमारे पार्टी में आ भी रहे थे वो भी भाग गए। और फिर आहिस्ता 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 जब 2008 में कोई हमारी थोड़ी पार्टी बनने लगी, हमने बॉयकॉट कर दिया। फिर लोगों ने समझा पार्टी खत्म हो गई है। और फिर 2010 के बाद एक अवाम के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ के नजरिए का शऊर आना शुरू हुआ। तो मैं आज आप सब अपने नौजवानों को, हमारी ख्वातीन को जो सारे पाकिस्तान में ये देख रही हैं, हमारी 27वीं सालगिरह के आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद क्या था। और फिर 2011 में जो एक हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, वो सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ कि कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मीनार पाकिस्तान एक पार्टी भर देगी। ये याद रखें कि अभी तक ये दोनों बड़ी पार्टीज ये अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। नून लीग, नवाज शरीफ कहता है हम पंजाब और लाहौर की पार्टी हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। तो जब 2011 में हमारा जलसा हुआ तो वो पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदान जो थे, जो ज्यादातर हमारा मजाक उड़ाते थे, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनको पहली दफा नजर आया कि ये तो अवाम इस पार्टी के साथ आ रही है। तो फिर हमारे अंदर इलेक्टेबल्स ने आना शुरू किया, जिनके हल्के थे, जो अब तक जकड़े हुए थे दो पार्टीज के बीच में। तो कई उनमें से वो तंग थे दो पार्टी से। ये खानदानी पार्टीज जो दो बनी हुई थी, जरदारी भुट्टो और दूसरी तरफ शरीफों की, तो लोग इनसे तंग आ चुके थे। तो कई लोगों ने तब आना शुरू किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ जीत ही नहीं सकती। और उसके बाद फिर हमारी एक और स्ट्रगल शुरू हुई। लेकिन जो हमें 2013 में पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, ये याद रखें कि पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है कि वो दूसरी बारी नहीं गवर्नमेंट को देते। हम वो पहली पार्टी थी जिसने दूसरी बारी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनी, 2/3 अक्सरियत दी पख्तूनख्वा के लोगों ने। और उसके बाद 2018 में हम इलेक्शन जीत गए। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये सबके लिए मैं 2-3 चीजें आज कहूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल भी लेता रहूंगा। लेकिन जो मैं आपसे असल बात करना चाहता हूं वो ये कि हमारे जब 2018 का हम इलेक्शन जीते तो मुसलसल इन्होंने, ये जो चोरों का जो ये टोला है, इन्होंने कहा जी ये सिलेक्टेड हुकूमत है, कि ये इलेक्शन में धांधली की गई है। 2013 में इलेक्शन में धांधली की गई। एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी थी। हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे कि अगर आप ये 4 हल्के खोल दें तो हम इलेक्शन मान जाएंगे। क्योंकि इन्होंने धांधली की थी, इन्होंने वो 4 हल्के नहीं खोले। और जब अदालतों में जाके 2-2, 2.5 साल के बाद वो हल्के खुले, चारों में धांधली थी। धांधली पूरी इनको की इलेक्शन जिताने के लिए। नून लीग की एक खासियत यह है कि ये अंपायर के बगैर मैच ही नहीं खेल सकते, इनको अंपायर साथ मिलाना पड़ता है। मैं जब हमारी जब 2018 में हुकूमत आई और उन्होंने कहा जी आपने धांधली की, मैंने कहा इलेक्शन खोल दो। हमने इनको कहा, हमने कहा बताओ कौन से हल्कों में हुई है, भाग गए। फिर 2 साल मैंने कोशिश की कि ईवीएम मशीन्स आए। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ये समझ जाओ ईवीएम मशीन का क्या मतलब है। अगर ईवीएम मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। अब आप वो धांधली कर ही नहीं सकते जो आज होती है, क्योंकि ईवीएम मशीन का मतलब होता है जैसे इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। धांधली होती सारी जैसी इलेक्शन खत्म होती है
और रिजल्ट अनाउंस करने के बीच में सारी धांधली उधर होती है। मैंने 2 साल कोशिश करता रहा कि ईवीएम मशीन आए। ये इलेक्शन कमीशन, इसके पीछे हैंडलर्स बैठे थे और ये दोनों मेन पार्टीज, इन सब ने मिलकर ईवीएम मशीन नहीं आने दी। हमने कानून भी बना दिया, इन्होंने आके कानून खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोगस वोट्स रखवाई हुई हैं। ये धांधली करके जीतने वाले लोग हैं और इसीलिए हमने हमारी पूरी कोशिश के बगैर इन्होंने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। मैं आप सबके लिए एक और भी बात बता दूं कि तकरीबन 200 साल क्रिकेट की तारीख में इमरान खान वो कैप्टन है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हमारा वो मुल्क है जिसने पहली दफा न्यूट्रल अंपायर खड़े किए थे। आज सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है, पहले नहीं होता था। तो हमारी तो कोशिश थी, मैं तो चाहता था इलेक्शन हम जीते तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीते। और अब देख लें, ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ। एस्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। हमने 37 बाय इलेक्शंस में से 31 जीत चुके हैं। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी, अंपायर मिला के भी ये मैच हार गए हैं। तो मैं फिर चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मैदान में, इलेक्शंस में आओ। और दूसरा, मैं ये जो लंदन में जब मुल्क में मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है। पहले भी लंदन भाग गया था जब मुशर्रफ के दौर में, जब उसके ऊपर करप्शन केस आया, हुदैबा पेपर मिल, तब बाहर भाग गया। अब फिर जैसे ही इसके ऊपर अदालत ने इसके ऊपर फैसला कर दिया, ये मुजरिम बन गया, सजा याफ्ता बन गया, फिर उसने ड्रामे किए और बॉलीवुड की एक्टिंग करके वो प्लेटलेट्स दिखा के फिर बाहर भाग गया। तो ये जो लोग हैं, इनका पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर है, शॉपिंग बाहर है, रेस्टोरेंट्स बाहर हैं, ईदें बाहर हैं, और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए, किसको सजा देनी चाहिए। हुक्म दे रहे हैं कि उसको सजा दो, कह रहे हैं उसको कि जनाब हमें जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता या रास्ते से नहीं हट जाता तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। ये हुक्म दे रहे हैं ये बाप बेटी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं। तो मैं तो ये सिर्फ आपको बताया था कि हमारा जो सफर है। अब मैं अपनी सारी कौम को मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया क्या था 27 साल पहले। ये क्या, आप जब सब तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या, हमने मुल्क ठीक कैसे करना है। जो मैं 27 साल पहले कह रहा था वो मैं आज आपको कह रहा हूं। देखिए, मुल्क खुशहाल मुल्क होगा कैसे, वो तो मैंने इंसाफ की तहरीक 27 साल पहले आप सबको कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ के बगैर खुशहाली ना आएगी, या जमहूरियत आएगी, ना आजादी आएगी। लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको तफसील में बयान करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि यहां लोगों ने आजाद माशरे नहीं देखे। अगर आप पाकिस्तान में ही रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आजाद माशरा क्या होता है। मैं अगर बरतानिया 18 साल की उम्र में पढ़ने ना जाता और क्रिकेट खेलने ना जाता तो मुझे भी नहीं पता चलना था। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब इंसाफ आता है तो 3 चीजें होती हैं। इंसाफ आता है तो लोग आजाद हो जाते हैं। आजाद कैसे होते हैं? क्योंकि उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जाती है। उनका इंसाफ का निज़ाम बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जब तहफ़्फ़ुज़ होता है
लोग अगर अपने टैक्स दें, कानून के ऊपर चलें, उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं होती, वो आजाद शहरी बन जाते हैं, वो मेहनत करें उसका फल मिलता है। और दूसरी तरफ अगर कोई तो ताकतवर हो, अगर वो कानून तोड़े तो वो उनका इंसाफ का निजाम पकड़ लेता है उनको। वहां कोई ये नहीं कह सकता आज कानून तोड़ के कि पता नहीं मैं कौन हूं। उधर ये नहीं कह सकते। वो बर्तानिया के अंदर क्वीन के बेटों को भी, शहजादों को भी फाइन हो जाता है अगर वो कानून तोड़े। असल में वो सुन्नत पे चल रहे हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो सजा मिलेगी। तो वो जो माशरे हैं वहां इंसाफ है, इंसाफ की वजह से आजादी है। जो यहां से हमारे पाकिस्तानी जाते, और मैं 50 साल से देखता बर्तानिया में कि लेबर करने आते हैं, मजदूरी करने आते थे, थोड़ी देर देखते देखते वो मेहनत करते थे, वो ऊपर जाना शुरू हो जाते थे। उनको पता चलता था कि मेहनत का फल मिलेगा यहां, तो वो मेहनत करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे। हर 5 साल के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, खुशहाल होना शुरू हो जाते थे। बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ के वो डॉक्टर्स बन जाते थे। तो उनको मैंने बदलते देखा है। इसलिए नहीं कि वहां कोई पैसे बांट रहा है, इसलिए कि वहां माशरों के अंदर क्योंकि इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है। वहां जो मेहनत करता है वो ऊपर जा सकता है। तो यहां हमारा यही मसला है, हम मेहनत भी करें ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो मेहनत को पैसे नहीं देता। हमारे सिस्टम में करप्ट लोग पैसे बनाते हैं। उन सिस्टम में करप्ट आदमी पैसे नहीं बना सकता। वहां वो बड़े चोरों को एनआरओ नहीं देते। उस सिस्टम के अंदर सबको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां जो चोरी करे ताकतवर या कमजोर उसको सजा मिलती है। तो वो सजा, क्योंकि सजा मिलती है, वो सारे मेहनत करते हैं। वहां माशरों में लोग मेहनत करते हैं, उनका मुल्क ऊपर चला जाता है। अपनी तरह मुल्क उठा के देख लें, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग आपके असेंबलियों में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं इनमें से कितनों ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, कितने काम किए हैं। जब काम किए बगैर ही पैसा बन जाएगा और जब आपको पकड़ने आएंगे तो आप एनआरओ ले लेंगे, तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत करे क्यों कोई? क्यों वो पहले पढ़ाई करे 14 साल, फिर वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे, थोड़ा सा टाइम हो शाम बीवी बच्चों के लिए, वो क्यों मेहनत करे जब आराम से एक खांचा मारा और अरबों रुपया बन गया? तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत ही खत्म हो जाती है। जब मेहनत का फल मिलता नहीं और चोरी का फल मिलता है, करप्शन से पैसा बनता है, रिश्वत से पैसा बनता है, वो माशरा का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है आज, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इंसाफ नहीं है। हमारे मुल्क, जब से ये चोर ऊपर आए हैं, जब से इन चोरों को जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, इन लोगों ने इस मुल्क में ऐसी तबाही मचाई है, माइशत की तबाही मचाई है। और ये जो लोग ऊपर बैठ गए हैं, 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और ये वो 9 लाख पाकिस्तानी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी जाएं तो उनको नौकरियां मिल जाएंगी, जिनके ऊपर इस कौम ने पैसा खर्च किया उनको तालीम देने के लिए। वो प्रोफेशनल जब मुल्क छोड़ के चले जाएं तो वो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और ये जाके दूसरे मुल्कों का फायदा करवा रहे हैं। ये जिधर जाके नौकरियां करेंगे उधर फायदा होगा। हमारी बिजनेसेस छोड़ के जा रही है मुल्क। एक दुबई का इलाका अलाइन, उधर से उनका एक मैनेजर आया, वो मुझे कह रहा था जो पिछले 8-9 महीने में पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी की है दुबई के अंदर, वो पिछले 10 साल में नहीं की। तो जब आप, हमारे मुल्क में जब तक इंसाफ नहीं होता, हम आगे बढ़ नहीं सकते। और ये 27 साल पहले, क्योंकि मैंने बर्तानिया में इंसाफ का निजाम देखा था, इसलिए मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। क्योंकि अगर एक चीज
हमें चाहिए खुशहाली के लिए, मुल्क को खड़ा करने के लिए, वो एक चीज है इंसाफ। और इसके लिए आज आप सारे मेरे साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, हमने कोशिश की और हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर कब्जा हो गया है, उन लोगों का कब्जा हो गया जो जाती मफादात के लिए इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके सिर्फ अपने फायदे हैं। ये दो जमातों के हेड है सिर्फ अपने एनआरओ लेने के लिए, क्योंकि 1100 अरब रुपए की इन सारों ने चोरी अपनी माफ करवाई है। उस चोरी को जो माफ करवाया है बचाने के लिए कि कहीं इमरान खान ना आ जाए, तो ये इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे। ये आइन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये चीफ जस्टिस जो जबरदस्त स्टैंड लेके बैठा हुआ है, उसके पीछे पड़े हुए हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए। आजादी कैसे आती है? आजादी जब कौम हर इंसान को कानून के सामने जब एक बराबर हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है। जब मुझे पता है कि मेरे मुल्क की अदालतें मेरे हकूक की हिफाजत करेंगी, मेरे उससे नाइंसाफी नहीं होने देंगी, मैं आजाद हो जाता हूं। उस मुल्क के अंदर थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं होती। ये थाना कचहरी की क्या पॉलिटिक्स है? मैं ताकतवर हूं, मैं जाके अपने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस करवा देता हूं, मैं उनको थाने में चक्कर लगवाता हूं, थाने में मारे पड़वाता हूं, उसको कोई बचाने वाला ही कोई नहीं है। मैं उनकी जमीनों पे कब्जे कर लेता हूं। आज अगर मैं गरीब आदमी हूं, मेरे ऊपर ताकतवर मेरी जमीन पे कब्जा कर ले, मैं तो 100 साल लगा लो तो मैं अपना कब्जा नहीं छुड़ा सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर किसी ताकतवर डाकू को ढूंढूंगा जो मेरी जमीन छुड़ा सके, क्योंकि इंसाफ का निजाम तो मुझे नहीं बचाएगा। सो जो हमारा सारा सिस्टम बन गया वो गुलामों का सिस्टम है, हम आजाद ही नहीं है। अगर इमरान खान के ऊपर ये 3 ताकतवर लोग अगर वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करते हैं और मैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं कटवा सकता, जो मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं एफआईआर कटवाता। मुझे पता है वो कौन लोग हैं, मुझे पता है एक वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की उसकी वजह से कोई हमारी ना पुलिस की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं थी कि हमारी हुकूमत होते हुए पंजाब में कि एफआईआर काटे। और उसके बाद जब वो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने काम करना शुरू किया, हमारी पंजाब की गवर्नमेंट होते हुए, वो इतना ताकतवर आदमी थे, इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने सैबोटाज कर दिया इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्होंने पकड़े जाना था। तो कहां बेचारे किसान, कहां बेचारे मजदूर, इन लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है वहां? तो फिर ये गुलाम बन जाते हैं। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता आप गुलाम बन जाते हैं। और फर्क हमारे में और बर्तानिया में क्या है? उस माशरे में जिधर इंसाफ है वहां फर्क क्या है? वहां फर्क यह है कि उधर की पुलिस कभी कोई नाजायज गैर कानूनी काम करते हुए डरती है, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। वहां की पुलिस अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर काटती है तो उनको खतरा होता है कि अगर यह साबित हो गया कि झूठी एफआईआर है, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर 145 केसेस कर चुके हैं, 145 केस, 15 क्रिमिनल केस एक दिन में कर चुके हैं, 40 दहशतगर्दी के केस कर चुके हैं। कौन से महजब माशरे में पुलिस की जरूरत होगी ये करने की? क्योंकि पुलिस को खौफ है वहां के इंसाफ के निजाम से। वो आके अदालत में पूछेंगे कि जनाब आपने ये कैसे किया? वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ऊपर से हुक्म आया। क्या आपके पुलिस के कानून के अंदर ये आपको इजाजत देता था ये करते हुए? और अगर वो नहीं देता था उसको सजा होनी है। वहां तो ये हाल है। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों जरा गौर से सुने, इंसानों की तो बड़ी दूर की बात है। एक पुलिस वाले को 6 महीने की सजा हुई,
क्योंकि उसने जो पुलिस के कुत्ते नहीं होते, जो वो पुलिस कुत्ते लेके फिरती है, उसने कुत्ते को किसी ने उसको मारते देख लिया छड़ी से, उसको 6 महीने सजा हो गई। उधर ये हालात हैं, वो सिस्टम ये है, वो आजाद लोगों का सिस्टम है। यहां बेचारे लोगों को पकड़ के, हमारे कारकुनों को इन्होंने क्या किया थानों में जाके या जेलों में। हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। क्या इस बर्तानिया में या यूरोप में एक सेनेटर को, आजम स्वाति को पकड़ के तशद्दुद कोई किसी की जरूरत ही करने की? बच्चों के सामने मारना, 3 बजे सुबह उठा लिया, अगवा किया। क्या अलीमीन को जिस तरह सारी जगह के चक्कर लगा रहे हैं, कोई कर सकता है किसी और महजब माशरे में? क्या इफ्तिखार गुमन मेरा सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है और मेरी जान को खतरा है, उसको उठा के ले गए कितने दिनों से? वो उसको एफआईए उठा के ले गई है सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा था। क्या जिस तरह अरशद शरीफ को इन्होंने इस मुल्क से बाहर भजा के कत्ल किया, किसी की जरूरत थी एक डेमोक्रेटिक, एक वो माशरा जिधर इंसाफ हो, किसी की जरूरत ही ये करने की नहीं थी, क्योंकि वहां आजाद हैं लोग, इंसाफ की वजह से आजाद हैं। ये जब तक माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आता, वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से ये आप सबको, तहरीक इंसाफ के लोगों, ये सब याद रखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात कही थी, ये अपने ज़हनों में डाल लो कि जो माशरा कमजोर लोगों को, चोरों को तो जेल में भेजता है, लेकिन ताकतवर मुजरिमों को जेल में नहीं पकड़ सकता, सजा नहीं दे सकता, वो तबाह हो जाता है। आज जो हम अपने घुटनों पे खड़े हैं, घुटनों पे बैठे हैं, और हमारा जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है जी मैं मजबूर हूं, मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, अपने आप को भी जलील कराता है, हम सबको जलील करवाता है। वो इसलिए कि इन सारों ने ऊपर बैठ के पहले तो मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया, क्योंकि इन्होंने किया। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये मुल्क से पैसा चोरी कर ही नहीं सकते थे अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता। ये मुल्क से जो पैसा बाहर भिजवाते हैं, ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में लंदन में ये रह रहे हैं, मेफेयर में, बेटा हाइड पार्क में, महंगे तरीन इलाकों में रह रहे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में, ये किधर से पैसा गया है? ये इस मुल्क से गया है। अगर इस मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम काम कर रहा होता, ये कभी भी ना जाता पैसा बाहर। तो पहले खुद ही वो इंसाफ के निजाम को तबाह करते हैं, अदलिया के अंदर तकसीम करते हैं, जजेस के ऊपर पूरा प्रेशर डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि इनको कोई रोके ना। एफआईए को तबाह करते हैं जिसका काम इन्वेस्टिगेशन का है, नैब को तबाह करते हैं। हर वो इदारा जो इस मुल्क में चोरी रोक सकता है, पहले उसको तबाह करते हैं, फिर पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। तो यह भी आपने कभी सुना है कि यहां बड़े बड़े साहिब इक्तदारों का पैसा बाहर पड़ा है, या बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसा बाहर ले जाते हैं, या बड़े बड़े सारे तकरीबन टॉप सियासतदान, इनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बन चुके हो, उनका तो वो तो इस मुल्क को, उनका तो काम था इस मुल्क के अंदर बैठे, वो पैसा बाहर ले जाते हैं। शरीफ खानदान का सारा टब्बर बाहर बैठा है। वो उनके, जिन लोगों का पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आना है पैसे बनाने के लिए, बाकी इनका सारा रिहाइश बाहर है, उनकी कैसे कमिटमेंट होगी पाकिस्तान की? और कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है? सोचे कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है कि आप पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कर रहे हो और आपका सब कुछ पैसा बाहर, छुट्टियां, शॉपिंग, बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज बाहर हैं? बताए ना कितने दुनिया में मुल्क, सिर्फ बनाना रिपब्लिक्स में ऐसे होता है। तो इसलिए हमारा जो जंग है वो है रूल ऑफ लॉ की। तो आप सब समझ जाएं, जो आज मैं 27वीं सालगिरह में जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क का अब एक ही चीज पे है कि हम सब डट के हकीकी आजादी की जद्दोजहद में पूरी शिरकत करें। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से, जमहूरियत आती है इंसाफ से,
खुशहाली आती है इंसाफ से। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना खुशहाली आएगी, ना जमहूरियत आएगी और ना आजादी आएगी। यही माफिया ऊपर बैठ के खून चूस के पैसा बाहर ले जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। लोग गरीब हो रहे हैं। आप अब ये देख लें कि हमारा जो औसत आमदनी है, मैं फिर से बताता हूं, ये आप सब याद रखें ये चीज। दुनिया में 140 मुल्कों में जो सबसे नंबर 1 है इंसाफ के निजाम जिसका सबसे बेहतर है, वो मुल्क है डेनमार्क। उसकी औसत आमदनी, ये सुन लो पाकिस्तानियों, औसत आमदनी $68,600 है। और हमारा मुल्क जिसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं, हमारी औसत आमदनी $1,600 है। हम हैं 140 मुल्कों में से, इंसाफ के निजाम में हमारा नंबर है 129। हम 129 पे हैं। और ये अगर चोर ऊपर रह गए तो ये 140 से भी आगे निकल जाएंगे। और वो जो मुल्क ऊपर हैं, जिधर इंसाफ है वहां खुशहाली है। तो ये दोनों साथ मिले हुए हैं। आप अच्छे से अच्छा भी इकोनॉमिस्ट ले आए पाकिस्तान में, वो कभी इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकता जब तक हम रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करते। और आखिरी बात कि जिस दिन हमने ये कर दिया, लोग कहते हैं ना हम आके क्या करेंगे, मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि अगर ये कोई मुल्क ठीक कर सकता है, अब स्वाय तहरीक इंसाफ के कोई नहीं कर सकता। और ये क्यों कर सकती है तहरीक इंसाफ? ये इसलिए कर सकती है कि जो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। इनके पास इतना पैसा है कि हम 1 करोड़ में से अगर 5, 6 लाख, 10 लाख पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए ले आए, तो आप ये ज़हन में डाल लें कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतना बड़ा असासा है ये। लेकिन वो सवाल ये है, अब ये सवाल है, अच्छा आप में से कभी भी दुबई जाएं तो जरा एक काम करें जो मैं आपको कहता हूं, ये पूछें। आप दुबई जाएं और पाकिस्तानियों की दुकानों में जाएं, कारखानों में जाएं, उनसे सवाल पूछें कि जी अच्छा वो आपको सब, मैं ये भी आपको प्यार करते हैं सारे पाकिस्तान से। जितने भी आपको दुकानदार या सियासतदार या सरमायाकार मिलेंगे वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन आप उनसे पूछें कि देखिए आप यहां दुबई में दुकान खोली हुई है या फैक्ट्री लगाई हुई है, आप यहां दुबई में लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, आप यहां पैसा बना रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? पाकिस्तान में लोगों को नौकरियां मिलेंगी अगर आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। तो वो क्या कहेंगे आपको? वो कहेंगे हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन मसला यह है कि जब हम पाकिस्तान में अपना पैसा लगाते हैं तो हमारे ऊपर हर किस्म की हमें रिश्वत देनी पड़ती है। हर कोई पैसा मांगने आ जाता है, इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं पैसे रिश्वत मांगने, वो टैक्स वाला आ जाता है, अगर हम दयानतदारी से टैक्स दें वो टैक्स दुगना कर देता है, और अगर हम उसको पैसे दे दें रिश्वत तो हम टैक्स आधा भी दे देते हैं। वो दुबई में कहेगा कि हम यहां जब आते हैं हमारे से वो लाइसेंस फी चार्ज करते हैं, वो भी एक किस्म का टैक्स है। एक दफा हम टैक्स दे दें ना हमें कोई पूछता है, कोई हमें तंग नहीं करता, जितना भी हम पैसा बनाए हम बना सकते हैं। हमें किसी किस्म की सरदर्द नहीं होती, कोई हमें आके रिश्वती मांगता। और यही आपको हर जगह, मलेशिया चले जाएं, बर्तानिया चले जाएं, कितनी दफा बेचारे बर्तानिया में पाकिस्तानियों ने आके पाकिस्तान में सरमाया करने की कोशिश की है। क्यों नहीं कर सकते? वो इस सिस्टम में नहीं चल सकते क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा है। करप्शन इतनी ज्यादा है क्योंकि यहां इंसाफ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो वो फिर छोड़ के बाहर भाग जाते हैं।
तो इतना पाकिस्तान के काबिल लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन मुल्क से बाहर बैठे हुए आते नहीं हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनको इत्मीनान ही नहीं है हमारे सिस्टम पे। और हम क्यों नहीं सिस्टम ठीक कर सकते? क्योंकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। ये चोर ऊपर बैठे हुए सिस्टम ठीक नहीं करने देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी चोरी बचानी है, एनआरओ लेना है। ये आपका निजाम ठीक नहीं होने देते। और ये है पाकिस्तान की जंग। जब तक हम इन लोगों को शिकस्त नहीं देंगे और इलेक्शंस में शिकस्त नहीं देंगे, तो यहां कोई तब्दीली नहीं आने लगी। ये मुल्क आगे नहीं जाने लगा। भीख मांग के और ये कर्जे लेके गुजारे करने से कुछ नहीं होगा। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क गरीब होता जा रहा है। मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब इस मुल्क में सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी तब होगी जब हम इस मुल्क का माहौल ठीक करेंगे। माहौल तब ठीक होगा जब यहां रूल ऑफ लॉ आएगा या इंसाफ की हुक्मरानी आएगी। जब इंसाफ की हुक्मरानी आएगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। सरमायाकार यहां पहले, सबसे पहले आपका बैरून मुल्क पाकिस्तानी आएगा। जिस तरह चाइना में पहला बैरून मुल्क चाइनीज आए थे जब उन्होंने माहौल ठीक किया। हिंदुस्तान में बैरून मुल्क हिंदुस्तानी आए थे। उसके बाद दुनिया का इन्वेस्टर आता है। तो पहले अपने लोग जो दर्द रखते हैं, जो प्यार करते हैं पाकिस्तान में, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनके लिए फिजा ठीक करनी है। वो फिजा तब ठीक करेंगे जब इंशाल्लाह इलेक्शन में जीत के एक मैंडेट से अवाम के आएंगे। अवाम के मैंडेट से उसके बाद हम इस मुल्क का इंसाफ का निजाम सबसे पहले ठीक करेंगे। सारी रुकावटें हटाएंगे जो सरमायाकारों के रास्ते में है। यहां पाकिस्तान में ऐसा ऐसा सरमायाकार बैठा हुआ है, वही अपना पैसा वापस लाना शुरू कर देगा। उसके पैसे को तहफ्फुज देंगे। हम उनको एक ऐसा माहौल देंगे जिधर उनको कोई तंग नहीं करेगा। जो माहौल उनको बाहर मिलता है वही पाकिस्तान में देंगे। हमारा 23 करोड़ का आबादी है। 23 करोड़ की आबादी का मतलब दुनिया से सारा सरमायाकार आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने। तो इसलिए आखिर में मैं ये आप सबको कह दूं कि हमारी 27वीं सालगिरह है। इंशाल्लाह 28वीं सालगिरह में ये मेरा ईमान है कि आपकी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी। और अब तक आज से 1 साल के बाद इंशाल्लाह हमारा मुल्क इस दलदल से निकल गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।